नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन के कुछ बड़ी खबरें, जुड़ेंगे उन खबरों पर अपने संवाददाताओं से भी और उन खबरों को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की जो सीएम पद को लेकर कशमकश है उस खबर से। कर्नाटक में मुख्यमंत्री चुनने की कवायद में बेंगलुरु गए कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक दिल्ली लौट आए हैं। पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि कल पार्टी विधायक दल की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। इसके तहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया गया कि वो अगले कांग्रेस विधायक दल के अगले नेता का चयन करें। उन्होंने बताया कि तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली लौट आए हैं और आज रात तक अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप देंगे। इससे पहले कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पर्यवेक्षक भंवर जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया दिल्ली पहुंचे। कल 2 प्रस्ताव पारित किए गए विधायक दल की पहली बैठक में। एक धन्यवाद प्रस्ताव था और दूसरे प्रस्ताव से कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के अगले नेता का चयन करें। 3 महत्वपूर्ण ऑब्जर्वर्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने भेजे थे। उन्होंने एक विधायक से उनकी राय शुमारी की, उनकी चर्चा की, राजनीतिक हालात की चर्चा की। वो तीनों आपके सामने आ गए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आज रात तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को वो दे देंगे और उसके बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष से जनरल सेक्रेटरी संगठन और मैं मिलकर इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने बताया कि कल रात कांग्रेस विधायकों की सीक्रेट बैलेट वोटिंग भी हुई और विधायकों से लिखित राय भी ली गई है। उन्होंने कहा कि विधायकों की राय हाईकमान को भेज दी गई है। बेंगलुरु के शांग्रीला होटल में कल हुई बैठक में विधायकों ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही करें। अब खड़गे दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत कर मुख्यमंत्री पर फैसला लेंगे। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया दिल्ली में हैं और साथ ही डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 3 वीक्षक को भेजा है। वो लोग आके कल बैठक में सिद्धरामैया जी ने जो सीएलपी लीडर है वो एक सिंगल रेजोल्यूशन पास किया है, सारे निर्णय जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का। उसके बाद वो 3 ऑब्जर्वर्स बैठ के सबका राय लेने का बात किया, सबसे राय लिया है। सबसे राय दोनों तरीके से मौखिक भी लिया है, लिखित रूप में भी लिया है। फाइनली ये जो डिसीजन है वो दिल्ली चले गया है। दिल्ली अध्यक्ष जी सबसे बात करके, सोनिया जी राहुल जी से बात करके अपना अंतिम निर्णय लेंगे। सीक्रेट बैलेट हुआ है, सिंगल लाइन रेजोल्यूशन हुआ है, सबसे मौखिक रूप में भी बात हुआ है। वो 3 लोग जानता है क्या है, 3 के अलावा किसी को नहीं जानता है किसके पास क्या ताकत है। बीके हरिप्रसाद कह रहे थे कि दिल्ली चला गया है। अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की कर्नाटक विधानसभा चुनावों में जीत के बाद लोकसभा चुनावों को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर बात की। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनावों से पहले भी भाजपा को कुछ राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने लोकसभा चुनावों में इन राज्यों में भारी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस कुछ भी कह सकती है और जीतने वाले को अधिकार भी है वो कुछ भी कहे। ये तो पिछली बार भी 2019 में ये कहते थे कि हमने कर्नाटक में बना ली सरकार, हमने मध्य प्रदेश में बना ली, हमने छत्तीसगढ़ में बना ली, हमने राजस्थान में बना ली, तेलंगाना भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इतने राज्य हारने के बाद भी इन सभी राज्यों में राजस्थान की भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 29 में से 28 सीटें हम लोग मध्य प्रदेश में भी जीते थे। ऐसे ही कर्नाटक में हमारा शानदार प्रदर्शन रहा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत जल्दी सब कुछ कहना होगा। अभी आप वेट करिए, 3 राज्यों के और चुनाव आने वाले, भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। खैर, कर्नाटक के सीएम पद का मामला अब बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच गया, लेकिन हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। एक दिल्ली से ऋषि कुमार और बेंगलुरु से आयशा खानम जुड़ चुकी हैं। मैं पहले ऋषि का रुख करता हूं क्योंकि हलचल दिल्ली शिफ्ट हो गई है, जैसा कि बीके हरिप्रसाद कह रहे थे। ऋषि, सिद्धारमैया तो पहले से दिल्ली में मौजूद थे, डीके शिव कुमार के भी दिल्ली पहुंच जाने की खबर है। क्या कुछ निकल करके आ रहा है? क्या
आज रात कम से कम दिल्ली से कुछ निकल करके बेंगलुरु के लिए पहुंचेगा कि अगले सीएम कर्नाटक के कौन होंगे? लालचंद, देखिए, जहां तक इस पूरे अगर घटनाक्रम को देखें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से एक बड़ी जीत दर्ज की है विधानसभा चुनावों में, उसके बाद जो उनके सामने समस्या ये आ गई है कि वो जो जन आकांक्षाएं हैं, जो कि उनकी जो लोकल लीडरशिप है उसमें जो छिपी हुई है, उसको किस तरीके से प्रदर्शित करे और कैसे वो ऐसा परिणाम आए जिससे सभी को संतुष्टि मिले। यहाँ पर दो बड़े नेता कह सकते हैं कि आमने सामने हैं, और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जब गुप्त मतदान के जरिए या ऑब्जर्वर के जरिए आगे बढ़ना चाह रही है, और जब सबसे राय ले ली गई है, वैसे तो तरीका यही होता है कि विधायक दल ये तय कर लेता है कि उनका नेता कौन है, और विधायक दल जी ये खुली किताब की तरह होता है। लेकिन जब कोई पार्टी इस तरीके का फैसला नहीं कर पा रही है तो इसके कुछ मायने समझने होंगे, और यही मायने इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर्स आ चुके हैं, अपनी रिपोर्ट उन्होंने दी है। दोनों नेता यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके साथ संवाद होने की बातें हो रही हैं, और इस समय अगर हम बात करते हैं तो रणदीप सिंह सुरजेवाला इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य है, इसमें अब जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो उसी राज्य से आते हैं और उनके ऊपर ये फैसला छोड़ दिया गया है, और इसी वजह से मुझे लगता है ये कश्मकश और ज्यादा बढ़ गई है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जो महासचिव हैं उनके साथ और मंत्रणा होगी, और जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके साथ मंत्रणा होगी। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले ये तय करना होगा कि क्या ये सर्वमान्य है, और यही समस्या अभी भी कांग्रेस के सामने है। जहां तक कब तक फैसला आएगा ये कहना अभी कह सकते हैं कि रात तो ये पूरी मुझे लगता है कि इसी में बीतेगी, इस कश्मकश और जद्दोजहद में। लेकिन उम्मीद है कि कल कुछ बात आगे बढ़े और कुछ परिणाम सामने आए। जी हाँ, ठीक है। अगर कल भी आ जाता है तो इसको जल्दी ही कहेंगे, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे, जहां पर कि कई हफ्ता तक लग गया था। आयशा खानम का रुख करता हूं। आयशा, नेता जो दावेदार हैं वो तो दिल्ली शिफ्ट कर गए, लेकिन जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तो बेंगलुरु में ही हैं। उनकी तरफ से कुछ आपको सुनाई पड़ रहा है वहां पर बेंगलुरु में, विधायकों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से? क्योंकि आपने, मुझे याद है पिछली बार बातचीत में चर्चा की थी कि कौन सीएम हो, इस पर कांग्रेस के विधायक के अलावा दिल्ली भी बटी हुई है, बल्कि नेहरू गांधी परिवार भी बटा हुआ है। बिल्कुल लालचंद, देखिए शाम हो चुकी है लेकिन अभी तक डीके शिव कुमार को अपने जन्मदिन का तोहफा नहीं मिला है। तो ये साफ एक इशारा है कि ये मामला और भी गंभीर होता जा रहा है, और कांग्रेस आलाकमान जो है इसे ऐसे ही तोहफे में डीके शिव कुमार को देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात अब साफ होती जा रही है। देखिए, कल सीक्रेट बैलेट हुआ। सीक्रेट बैलेट के अब क्या महीने रह गए, जबकि जो विधायकों ने इस सीक्रेट बैलेट में भाग लिया, अब वो विधायक खुलकर डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के समर्थन में बात कर रहे हैं। कम से कम 16-17 विधायक हैं जो डीके शिव कुमार के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। कम से कम 20 से 25 विधायक हैं जो सिद्धरामैया के साथ इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं, और ये तमाम विधायक खुलकर अपनी अपनी तरफ से इन नेताओं का समर्थन कर रहे हैं। तो साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं एक वर्टिकल स्प्लिट हो गया है पार्टी में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर। तो अब बहुत ही शायद जीत की खुशी को बहुत ही कमजोर करने वाला एक माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आज जब ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट सौंपेंगे सोनिया गांधी को और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसके बाद क्या फैसला निकल कर आता है। लेकिन इतना साफ है कि अब जरूर जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होनी थी उसमें कुछ देरी भी हो सकती है। 18 तारीख का डेट फिक्स किया जा रहा है ताकि इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में देश के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी न्योता दिया जाए जो विपक्ष की जो साल 2024 में यूनाइटेड फ्रंट रखेंगे बीजेपी के खिलाफ। तो हो सकता है नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्य तमाम लोग इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल। एक विशाल मंच बनाया जा रहा है, लेकिन
अफसोस की बात यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसकी पोशी हो रही है, ये किसी को पता नहीं है। बने रहिए हमारे साथ ऋषि। अभी आयशा से जो हम बात कर रहे थे उस बात का हवाला दे रहे थे जिसमें आयशा कह रही थी कि चर्चा ऐसी है कि डीके शिव कुमार के पक्ष में सोनिया गांधी हैं जबकि सिद्धारमैया के पक्ष में राहुल गांधी हैं। क्या ऐसी कोई चर्चा दिल्ली में भी आपको किसी सूत्रों से सुनाई पड़ रही है ऋषि? हाँ बिल्कुल लालचंद, जिस तरीके से यहाँ पर मीडिया के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से इस समय चूंकि मामला जब आगे बढ़ रहा है और उसमें देरी हो रही है तो ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसकी आप गुंजाइश न कर पाए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पहलू है इसमें एक और पहलू है जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पहलू है। वो अध्यक्ष हैं लेकिन अब उनके पाले में जब गेंद डाल दी गई है तो अब वो किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। उनके सामने चुनौती ये भी है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन दोनों के साथ सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक अलग भूमिका में आज के दौर में है और जब से उन्होंने जो भारत यात्रा शुरू की है उसके बाद उनकी जो पूरी की पूरी जो टीम है और जो पूरे के पूरे उनके जो साथी हैं वो इस बात को लेकर एक आक्रामक रुख में है कि किस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। वही सोनिया गांधी का हमने हमेशा देखा है कि वो एक सुलझे हुए नेता की तरह चीजों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन कई बार उनका स्वास्थ्य और जो भी परिस्थितियां रहती हैं उस वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो ये जो कि पूरी की परिस्थितियां हैं इसको खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके सामने चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि उन्हें राज्य के विधायकों को भी सेटिस्फाई करना है और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ भी सामंजस्य बना के, क्योंकि जब ये कह दिया गया कि उनको फैसला करना है तो अब चुनौती उनके लिए ज्यादा बड़ी है, जाहिर सी बात है। और आयशा, दो पक्ष जैसे अभी तक लग रहा है सिद्धारमैया कैंप और डीके शिव कुमार कैंप, एक तो ये बताइएगा कोई तीसरी दावेदारी तो नहीं है, और दूसरी बात ये बताइएगा इन दोनों कैंप में से कोई ऐसा कैंप है जो उप मुख्यमंत्री के पद पर मान जाए? देखिए, ये इन दोनों कैंप में से ऐसा कोई नहीं है जो उप मुख्यमंत्री पद के लिए मान जाए, क्योंकि डीके शिव कुमार ने थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने ये कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाए तभी वो पद संभालेंगे, वरना वो एक आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी में काम करेंगे और कोई और मंत्री पद भी नहीं लेंगे। तो ये अब वो जिद पर अड़ गए हैं, वो एक खुलकर कह रहे हैं। दूसरी तरफ सिद्धारमैया भी यही इशारा कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के अलावा कोई और पद नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही असमंजस वाली स्थिति बनी है। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि तीसरा दावेदार कौन हो सकता है, इसमें दलित मुख्यमंत्री को बनाने की भी बात चल रही है। कुछ लोगों का, कुछ विधायकों की ये भी राय थी कि अगर ये दोनों नहीं मान रहे हैं तो फिलहाल जो 5 गारंटी लागू करना है और सरकार गठित करना है तो तब तक एक दलित मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाए, ताकि 5 गारंटी वाली जो वादे किए थे कांग्रेस ने प्रचार के दौरान, ये 5 गारंटी को इमीडिएटली लागू कर दिया जाए। ऐसे में डॉक्टर परमेश्वर का नाम भी सामने आया है। तो लेकिन डॉक्टर परमेश्वर ज्यादातर उप मुख्यमंत्री के पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो हो सकता है वो उप मुख्यमंत्री का पद संभाल लेंगे। लेकिन इन दोनों जो मुख्य दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, उसके अलावा बाकी विधायकों की भी चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि इनमें से कई विधायक जो चुनकर आए हैं, कुछ विधायक 5वीं बार या 6ठी बार जीत कर आए हैं, ये भी चाहते हैं कि उन्हें भी कंसिडर किया जाए और मलाईदार पोर्टफोलियोज ने दिए जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार गठन होगा तो मंत्रिमंडल बनेगा और उसमें फिर मंत्री पद भी मिलेंगे और विभाग में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयशा और ऋषि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के कहने पर जेल अधिकारी ने उनकी सेल में 2 कैदियों को शिफ्ट किया था। इस मामले में जेल के अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सत्येंद्र जैन ने अवसाद का हवाला देते हुए जेल अधिकारी को सेल में कुछ कैदियों को शिफ्ट करने की मांग की थी, जिसके बाद 2 कैदियों को उनकी सेल में शिफ्ट भी कर दिया गया था। लेकिन जेल अधिकारी ने बताया कि कैदियों को सत्येंद्र जैन की सेल से तुरंत वापस शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले भी जेल के अंदर सत्येंद्र जैन के मालिश वाला वीडियो सामने आने के बाद विवाद हुआ था। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, पूरा मामला क्या है? सत्येंद्र जैन की फरमाइश को
आखिर किस लेवल पर पूरा किया गया? क्या सिर्फ एक सुपरिटेंडेंट इसमें शामिल हैं या कुछ और भी बड़े स्तर के लोग? देखिए लालचंद, सबसे पहले तो यह है कि अगर सत्येंद्र जैन को जिन कैदियों को उनकी सेल में भेजा गया था तो बिना जेल अधीक्षक के संभव नहीं है, क्योंकि जेल अधीक्षक पहली अथॉरिटी है। अगर आप कोई एप्लीकेशन देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको पूरा करना या ना करना वो जेल अधीक्षक के हाथ में होता है। और जिस तरीके की डिमांड करी गई थी तो ये एक तो संविधान के खिलाफ है, मतलब कह सकते हैं कि गैर कानूनी है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सत्येंद्र जैन की मालिश करते हुए जो वीडियो हैं वो वायरल हुए थे। तो ये अपनी अवसाद की बीमारी का बहाना लेकर अपनी मालिश कराने के लिए इन्होंने जिस तरीके का प्रोपोगंडा पहले रचा था उसी तरह की कमोबेश कोशिश है। जबकि इतने सारे आरोप लगने के बाद भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये कहें कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, क्योंकि आपने देखा है कि अब ये कह रहे हैं कि अवसाद है तो आप हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाइए, वहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा है, डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप ये कहना कि नहीं मेरे जो सेल है उसमें 2 लोगों को आप भेज दीजिए, तो निश्चित तौर पर ये गैर कानूनी है, कानून सम्मत नहीं है। और अब जेल अधीक्षक के खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी बात भी सामने आ रही है, उसको नोटिस इशू किया गया है कि आखिर ये जो घटना हुई है इसके पीछे किसका हाथ था, क्या सिर्फ जेल अधीक्षक ही इसके पीछे जिम्मेदार था, उनसे पूरा जवाब तलबी हुई है। और इसके साथ साथ ही क्या सत्येंद्र जैन को जो 2 कैदी उपलब्ध करवाए जाने की बात की गई थी कि वो किस लिए उपलब्ध करवाए थे, क्या वो बात करने के लिए थे या फिर उनकी दोबारा से मालिश करने के लिए थे, तो ये भी अब उनसे पूछा जाएगा। अब उनके जवाब का इंतजार करना होगा कि क्या वो जवाब देते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आम आदमी जिन बातों को लेकर जनता के बीच में गई थी, ये कह रही थी कि नहीं बीमारी है उसकी वजह से उनकी जो मालिश है वो कराई जा रही थी, लेकिन अब दोबारा से आप अस्पताल नहीं जाते हो लेकिन 2 कैदियों को अपनी बीमारी का नाम देकर अपने सेल में बुलाते हो, तो कहीं ना कहीं घिरती हुई प्रतीत हो रही है। इसकी राजनीतिक एंगल को अगर देखें, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जब मालिश वाला वीडियो सामने आया था तो मनीष सिसोदिया ने कहा था वो तो फिजियोथेरेपिस्ट थे। अभी मनीष सिसोदिया खुद जेल में है, लेकिन वो फिजियोथेरेपिस्ट कह रहे थे, बाद में पता चला कि वो तो बहुत बड़े अपराधी थे, बहुत बड़े आरोपी थे। इस बार कोई राजनीतिक टिप्पणी इस मामले पर सुनाई पड़ रही है किसी भी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से या मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए अंदर खाने तो निश्चित तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध भी कर रही है। और आप अगर देखें भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से करप्शन के मामलों को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, सत्येंद्र जैन को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इनके ऊपर प्रहार किया है। तमाम सवाल इन पर दागे हैं लेकिन किसी भी सवाल का जो जवाब है इन्होंने नहीं दिया। यहाँ तक कि पंजाब में अगर एक सवाल पत्रकार के द्वारा किया गया था तो उसको जेल पहुँचाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। तो इस तरह का तो रवैया है इनका। तो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, विपक्ष के तमाम जो लोग हैं वो लगातार केजरीवाल सरकार पर उंगली उठा रहे हैं और इस मामले को लेकर भी उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि जब पहले ही इतनी किरकिरी हुई थी, आप झूठ बोल रहे थे, फिजियोथेरेपिस्ट की बात कर रहे थे, जेल में जो कैदी हैं उनसे आप मालिश करा रहे थे, उसके बाद दोबारा से फिर ये आप फरमाइश करना कि मैं अवसाद में हूँ और बातचीत करने के लिए 2 लोगों को भेज दीजिए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो किरकिरी है इनकी आम आदमी पार्टी की हो रही है और विपक्ष भी इन पर सवाल उठा रहा है। एक और सवाल जो बनता है नीरज, वो ये कि अभी कुछ ही दिन पहले जो अधिकारियों के ट्रांसफ़र और उनके कंट्रोल का मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को सौंपा है। अभी जो ये तिहाड़ प्रशासन है जहां पर ये सवाल उठ रहे हैं कि सत्येंद्र जैन की फरमाइश एक बार फिर से पूरी की गई, अब तो पूरा ट्रांसफ़र, पूरा कंट्रोल आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के हाथ में ही है ना, जहां पर ये मामला आया है सामने। देखिए बिल्कुल दिल्ली सरकार के हाथ में ही है और आपने देखा भी होगा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था बल्क पैमाने पर इन्होंने ट्रांसफ़र किए भी थे। यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी और दूसरे जो अधिकारी हैं उनका भी जो ट्रांसफ़र है इन्होंने तत्काल कर दिया और ये भी धमकी दी कि जिन अधिकारियों ने उनका कहना नहीं माना है या काम नहीं किया है उनको सज़ा भुगतनी होगी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उन अधिकारियों को डराने का भी काम जो केजरीवाल सरकार है वो कर रही है। तो पूरा जेल प्रशासन इनके अंडर में है और अगर इस तरह की घटना हो रही है तो जवाबदेही इनकी भी बनती है कि आपके अंडर में जेल प्रशासन है, तमाम नियुक्ति और ट्रांसफ़र करने का आपके पास अधिकार है और इस तरह की फरमाइश हो रही है और आप फिर
लीपापोती करते हुए और जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की भी भूमिका है और खासतौर से दिल्ली सरकार की, क्योंकि जेल उनके अंडर में है और उसके बाद भी अगर ये घटना हो रही है और फिर आप स्पष्टीकरण मांग रहे हैं तो आप दोहरा रवैया अपना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस खबर पर जोड़कर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से है। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब जून के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। पुनीत कौर बाजवा की ओर से दाखिल याचिका में कई राज्यों में फिल्म पर लगे बैन को हटाने की मांग की गई है। इसके साथ ही फिल्म देखने आए लोगों और स्क्रीनिंग कर रहे सिनेमाघरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। याचिका में हिंदू लड़कियों के अवैध धर्मांतरण का मसला भी उठाया गया है। मांग की गई है कि कोर्ट राज्यों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दे और राज्यों से कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट भी तलब करे। याचिका में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान को पक्षकार बनाया गया है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने द केरल स्टोरी फिल्म पर लगे प्रतिबंध पर बात करते हुए कहा है कि इस तरह की फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह फिल्म आतंकवादी साजिशों के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करती है। द केरल स्टोरी में बड़े स्पष्ट तरीके से बताया गया कि कैसे बेटियों को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने के लिए अपने प्यार में फंसाने का काम किया जाता है और एक षड्यंत्र के तहत देश के खिलाफ वैश्विक आतंकी संगठन अपना काम कर रहे हैं। तो ये चुनौती भारतीयों और भारतीयता पर खड़ी होती है और ये मुझे लगता है किसी को इस पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। जिन राज्यों ने लगाया उनको हटाएं ताकि उन राज्यों के लोग भी जागरूक हो सकें, वहाँ की बच्चियों के साथ भी वो ना हो जो केरल की बच्चियों के साथ हुआ है। हमारे संवाददाता विकास सारथी फोन लाइन पर हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बुधवार को सुनवाई होनी थी लेकिन अब जून के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। आज कुछ और इसमें अतिरिक्त याचिका भी इस मुद्दे पर आई थी सुप्रीम कोर्ट में। विकास, जो बुधवार की सुनवाई लंबित है वो होगी, सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को सुनेगा, क्योंकि अब इस मामले पर आप देखें तो 3 तरीके की याचिकाएं आ गई हैं। पहली आई थी जिसमें कुछ लोग चाहते थे कि फिल्म पर रोक लगे, फिल्म प्रदर्शन पर पाबंदी हो। दूसरी जो याचिकाएं हैं वो हैं कि फिल्म पर जिन जिन राज्यों में पाबंदी लगी है उनको हटाया जाए, वो गलत तरीके से लगाई गई है। और इसमें खुद फिल्म के निर्माताओं को भी आना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो रोक लगाई है राज्य सरकार ने, या तमिलनाडु में जो धमकियों के बाद फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक दिया वहां के सिनेमा हॉल मालिकों ने। तो ये सब मसले हैं। इसमें जो फिल्म निर्माता की याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को ही सुनवाई करेगा। और ये जो और याचिका है जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, जिसमें और भी मांगे की गई हैं, चाहे वो धर्म परिवर्तन को लेकर बरगलाने फुसलाने की बात हो, इन सब को लेकर के जो सुनवाई होनी थी, इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट बाद में करेगा। लेकिन बुधवार को जो महत्वपूर्ण सुनवाई है वो है फिल्म निर्माता ने जो चुनौती दी है, जो पाबंदी लगाई गई है प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में दबाव डाल करके फिल्म का प्रदर्शन हटवाया गया है, उसको लेकर। तो ये जो बुधवार को सुनवाई होगी इसमें क्या पश्चिम बंगाल की तरफ से भी या तमिलनाडु की तरफ से भी कोई पेश होंगे इस सुनवाई के दौरान? क्योंकि खास तौर पर इन दोनों राज्यों में, पश्चिम बंगाल में तो औपचारिक तौर पर बैन और तमिलनाडु में परोक्ष रूप से इसे बैन रखा गया है, तो क्या इन दोनों सरकारों की तरफ से, दोनों राज्यों की तरफ से भी कोई होंगे प्रतिनिधि? बिल्कुल लालचंद, पिछली सुनवाई पर भी पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश वकील जो थे, उन्होंने, अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा था कि सुरक्षा कारणों से वहां पर प्रदर्शन को रोका गया है, क्योंकि उसको लेकर के वहां पर एक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, हिंसा हो सकती है। इस पर कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की थी और बंगाल सरकार से कहा था कि जब पूरे देश में स्क्रीनिंग के दौरान कोई भी घटना नहीं हुई है, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है, तो बंगाल की सरकार इसको लेकर के इतनी आशंकित क्यों है? क्या बाकी जगह की स्थिति में और पश्चिम बंगाल की स्थिति में कोई फर्क है? क्या वजह है ऐसा करने की? हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि वो एक तरफा कोई आदेश अभी नहीं देंगे और विस्तार से सुनना चाहते हैं तर्क क्या है राज्य सरकार के पाबंदी लगाने के। और तमिलनाडु में जो फिल्म के प्रदर्शन था उस पर जो रोक की स्थिति पैदा हुई, उसके पीछे तमिलनाडु सरकार के पास क्या जवाब है? तो बुधवार को ये दोनों स्टेट्स अपनी बात रखेंगे फिल्म के प्रदर्शन ना हो पाने को लेकर के। और इसको लेकर कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर एक टिप्पणी भी की थी कि इस तरह से जो फिल्म है वो एक आर्ट वर्क है और इस तरह से पाबंदी लगाने का कोई औचित्य दिखता नहीं है कोर्ट।
बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। और फिलहाल खबर पर नजर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। राजनीति की चाल से